गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर आपका 5 जो था विद्युत धारा वो कंप्लीट हो गया था। उसके सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। मैक्सिमम न्यूमेरिकल भी हमने स्टार्टिंग में सॉल्व कर लिए थे। और अब जो न्यूमेरिकल रह गए उनको आप ट्राई करना, उनमें दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना बेटा। अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से संबंधित विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ देखो हमारे दो चैप्टर, चैप्टर 5 और चैप्टर जो 6 थे, उनमें दोनों में मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। और 5 और 6 जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारिता वाला पार्ट है, उसमें दो चैप्टर विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। ठीक है, तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और अच्छा चैप्टर है विद्युत परिपथ, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसको पढ़ने में आपको। तो विद्युत परिपथ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस परिपथ की डेफिनेशन जानो, या विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ के अंदर अपन ऐसी सारे जो अवयव हैं, जैसे हम बात करें प्रतिरोध, संधारित्र, सेल, इन सबको अगर हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में कैसे भी जोड़ें, उस इस संयोजन को विद्युत परिपथ बोला जाता है। विद्युत परिपथ की डेफिनेशन पूछा नहीं जाता आपसे, बट परिपथ क्या होता है। जैसे आप बोलते हो कि आपके घरों के अंदर जो विद्युत का संयोजन, जो भी हमने परिपथ या जो भी हमने अवयव जोड़े हुए, बल्ब, बैटरी, फैन, पंखे वगैरह सब जुड़े हुए, वो एक परिपथ है। ठीक है ना, समांतर क्रम संयोजन में वो जुड़े हैं, तो वो एक आपका क्या हो गया, परिपथ हो गया। उसको हम विद्युत का परिपथ बोलेंगे, जिसमें धारा बहती हो, जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, उसे हम विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है, उसमें धारा बहती है, ये पक्का पता है कि धारा का प्रवाह होता है, आवेश प्रवाह होता है। तो इस तरह के जो संयोजन है उसको हम विद्युत परिपथ बोलेंगे। इसकी परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका चैप्टर का नाम ही विद्युत परिपथ, मतलब इसके अंदर हम परिपथ पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन को क्या क्या जोड़ने होते हैं। संधारित्र भी हो सकता है, प्रतिरोध भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, और ये हम बना चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी बना चुके हैं, 4th चैप्टर में भी हम परिपथ बना चुके हैं। जैसे पिछले चैप्टर में आपने संधारित्र प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसमें हमने 3 प्रतिरोध जोड़ा, एक सेल जोड़ा, तो वो एक परिपथ था जिसके अंदर धारा आई प्रवाहित हो रही थी। समांतर क्रम में भी जोड़ा था, तो उसको हम एक विद्युत का परिपथ बोलते हैं, विद्युत परिपथ। इसके अलावा संधारित्र वाले जो परिपथ थे वो भी हमारे विद्युत परिपथ ही थे। तो विद्युत परिपथ की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई क्या होता है। इसमें हम दो चीज बार बार डिस्कस करेंगे बेटा। एक तो हम पढ़ेंगे लूप, ठीक है ना, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा आपका है संधि बिंदु, संधि बिंदु, नोड या जंक्शन, और इसको अंग्रेजी में भी लूप बोलते हैं और हिंदी में भी लूप बोलते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, ये क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको संधि बिंदु समझाता हूं, उसके बाद हम लूप पे जाएंगे। संधि बिंदु, संधि बिंदु भी आप वैसे देख चुके कि जो हमने परिपथ बनाया था समांतर क्रम संयोजन के, उसमें हमने बोला था कि I का मान I1, I2, I3 में जो डिवाइड हुआ था, जिस बिंदु से डिवाइड हो रहा था उसे हम संधि बिंदु कहते हैं। या फिर हम ऐसा बोले 3 या 3 से अधिक ब्रांच, 2 ब्रांच वाला, ब्रांच समझते हो, शाखा, जैसे एक प्रतिरोध इधर से जुड़ा हुआ था, एक प्रतिरोध या सेल इधर जुड़ा हुआ है, तो ये आपका संधि बिंदु नहीं है, 2 वाला संधि बिंदु नहीं है। इसमें जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा बटेगी नहीं, इसका मतलब ये संधि बिंदु नहीं है। तीसरा प्रतिरोध जुड़ते ही ये संधि बिंदु बन गया। जैसे मान लो इधर से धारा आई, इनमें बटी, या इन दोनों से आई इसमें चली, तो इसे हम बोलेंगे संधि बिंदु। इसे हम क्या बोलेंगे, संधि बिंदु या नोड। 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच या शाखा किसी बिंदु पे मिलती हो उसे संधि बिंदु कहते हैं। किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आके मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, संधि बिंदु। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिट रखना संधि बिंदु क्या होता है। जिस बिंदु पर, विद्युत परिपथ के जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे हम संधि बिंदु कहते हैं। ये आपका संधि बिंदु हो गया नोड। क्लियर हो गया संधि बिंदु। अब आप बात करते हैं लूप की। अब हम बात करते हैं लूप की। जैसे आपने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, उसमें 2 या 3 प्रतिरोध आपने जोड़े या 2 प्रतिरोध जोड़े, फिर आपने एक सेल जोड़ा, इसे हम लूप बोलेंगे, जिसमें धारा का मान नियत रहता हो। विद्युत ऐसा परिपथ, विद्युतीकी में ऐसा परिपथ या विद्युत परिपथ ऐसा हो जिसके अंदर धारा का मान नियत रहता हो, धारा का मान चेंज नहीं हो, उसे हम लूप कहते हैं। ध्यान से, तो इस बैटरी से जो धारा आई निकलेगी वही R1 में बहेगी, वही R2 में बहेगी, तो इसको हम एक लूप बोलेंगे जिसमें धारा ऐसे बहेगी। ठीक है, तो लूप की परिभाषा भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि लूप क्या चीज होती है। लूप 2 प्रकार के हो सकते हैं, खुला और बंद, बंद लूप और एक खुला लूप। ये आपका बंद लूप है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। खुला लूप होगा तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा।
हालांकि खुला लूप इतना काम नहीं आएगा अपने पास, अपने को इतना काम में नहीं लेना होता है। खुला लूप जैसे ऐसे ले लिया, एक सेल कनेक्ट कर दिया और इस तरह से यहां से ओपन कर दिया एक्स वाई को, इसको हम बोलेंगे खुला लूप, प्लस माइनस टी। ये आपका एक खुला लूप है और ये आपका एक बंद लूप है, इसे बोलेंगे बेटा बंद लूप, और इसको हम बोलेंगे खुला लूप, जिसमें धारा का मान शून्य होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर ये आपका परिपथ खुला है यहां से एक्स वाई से, तो इसमें धारा प्रवाह नहीं होगी, इस वाले में धारा प्रवाहित होगी। अगर आपका लूप बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, और लूप खुला है तो उसमें धारा शून्य होगी, धारा प्रवाह नहीं होगी इस बैटरी से। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि लूप क्या चीज होता है। विद्युत परिपथ में ऐसा परिपथ जिसमें धारा का मान नियत होता हो, उसे हम विद्युत परिपथ के अंदर लूप बोलते हैं या लूप कहते हैं। धारा का मान नियत है उसे हम लूप कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बंद लूप और खुला लूप। संधि बिंदु की परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो अब आपने जो बेस था इस चैप्टर का, तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि विद्युत परिपथ क्या होता है, जिसमें हम बहुत सारे अवयव जोड़ते हैं, जैसे संधारित्र, प्रतिरोध, सेल आदि को हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में किसी परिपथ में जोड़ें तो उसे हम विद्युत परिपथ कहेंगे, उसका विद्युत का परिपथ कहेंगे। उसके बाद लूप की बात हुई, इसके बाद संधि बिंदु की बात हुई। लूप विद्युत परिपथ का या विद्युत परिपथ में ऐसा परिपथ जिसमें धारा का मान नियत रहता हो उसे लूप कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, बंद लूप और खुला लूप। बंद लूप में धारा प्रवाह होती है, खुले लूप में धारा प्रवाह नहीं होती है, धारा का मान शून्य होता है। संधि बिंदु विद्युत परिपथ में ऐसा बिंदु जहां पर तीन या तीन से अधिक शाखाएं आके मिलती हो, उस बिंदु को संधि बिंदु कहते हैं, जहां से धारा का डिवाइड होता है, मतलब इसमें धारा अलग अलग आएगी तो धारा का मान बढ़ता है, उसे हम संधि बिंदु कहेंगे। तो आपको ये बेस जो था वो अच्छे से क्लियर हो गया, जिसमें हमें ये सीखना था। अब हम पढ़ेंगे बेटा किरचॉफ के नियम। विद्युत परिपथ में सबसे पहला टॉपिक हमारा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। तो प्रथम नियम, प्रथम जो मैं लिखवा रहा हूं वही लिखना है, ऐसा नहीं द्वितीय को प्रथम बना दो, द्वितीय को और प्रथम को द्वितीय बना दो, अपने हिसाब से चेंज नहीं करना। किरचॉफ ने जो पहला नियम दिया था वो फर्स्ट नियम आपको फर्स्ट ही मानना है, ऐसा नहीं दूसरे को फर्स्ट कर लिया, सेकंड फर्स्ट वाले को सेकंड कर लिया, अपनी मर्जी से नहीं करना कि नियम ही तो है दोनों। किरचॉफ ने तो दी थी, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दो, कैसे लिख दो आगे पीछे, ऐसा नहीं करना। किरचॉफ का प्रथम नियम ही होता है, द्वितीय नियम द्वितीय नियम ही होगा, ध्यान से रखो। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था और आपने 11वीं क्लास में भी बेटा किरचॉफ नियम पढ़ा था, ताप वाले चैप्टर में। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम या किरचॉफ के नियम, दो नियम है ना तो के नियम लिखेंगे, किरचॉफ्स लॉ। और उसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रथम नियम। देखो इसको किस किस नाम से जानते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, एक नाम तो ये बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम, इसको हम धारा नियम के नाम से भी जानेंगे। पहला नियम आपका धारा नियम ही है, शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। हम बार बार इसको केसीएल ही बोलेंगे, प्रथम नियम को केसीएल ही बोलेंगे। या फिर इसको हम बोलेंगे आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। इस स्थिति में या हम बोलेंगे प्रथम नियम में आवेश संरक्षित रहता है, इसलिए इसको आवेश संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, प्रथम नियम के नाम से पूछ सकता है, किरचॉफ धारा नियम पूछ सकता है, किरचॉफ के आवेश संरक्षण का नियम लिखो, तो तीनों में से कुछ भी लिख सकता है वो। और नियम देखो बहुत आसान है, विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर, नियम लिख लो पहले, विद्युत परिपथ में या विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धाराओं का या विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो बहुत आसान नियम है, कई बार इससे छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है एक नंबर का, कई बार नियम पूछ लेता है, और सबसे इजी नियम है। विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात मैं लिखूं धाराओं का बीजगणितीय योग समीशन i बराबर शून्य,
समीशन I बराबर 0। धाराओं का बीजगणितीय योग समीशन चिन्ह निर्देशित कर रहा है योग को, और धारा जो है वो अदिश राशि होती है, इसलिए बीजगणितीय योग ही होगा। अब देखो कैसे समझते हैं हम इसको। जैसे अभी अपने एक संधि बिंदु वाला परिपथ बनाया था कि मान लो मैं एक बिंदु संधि बिंदु विद्युत परिपथ के अलग अलग अवयवों से जोड़ूं। इधर भी कोई अवयव है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बहुत सारे अवयव ले लो, और मैं बोलूं कि ये जो अवयव है सब प्रतिरोध है, कोई सेल भी हो सकता है, संधारित्र भी हो सकता है। मैं बोलूं इधर से I1 धारा इस संधि बिंदु पर आ रही है, संधि बिंदु को स्मॉल a से डिनोट कर दिया, I1 धारा इसमें प्रवेश कर रही है, यहां से I2 धारा इसमें प्रवेश कर रही है। मैं बोलूं इससे I3 धारा बाहर जा रही है, मैं बोलूं I4 भी बाहर जा रही है, और मैं बोलूं कि I5 जो धारा है वो अंदर आ रही है। अलग अलग शाखाओं से कुछ धाराएं संधि बिंदु के ऊपर आ रही है, कुछ धाराएं संधि बिंदु से बाहर जा रही है। इस A को हम बोलेंगे संधि बिंदु। तो कुछ शाखाओं से धाराएं अंदर की तरफ आ रही है, कुछ शाखाओं से धाराएं बाहर की तरफ जा रही है। अब आपको यह सोचना है कि मैं आने वाली धारा को अगर प्लस लेता हूं तो जाने वाली को माइनस ले सकता हूं, या आने वाली को माइनस लेता हूं तो जाने वाली को प्लस ले सकता हूं। तो धाराओं का बीजगणितीय योग अर्थात धाराओं का बीजगणितीय योग, जैसे आने वाली को आपने प्लस बोला, संधि बिंदु पर I1 धारा I प्लस I2 भी I, I3 जो है वो गई माइनस की I3, I4 भी बाहर की तरफ है तो माइनस की I4, I5 अंदर की तरफ है तो प्लस की I5 बराबर 0। यही आपका संधि नियम KCL। अगर इसको थोड़ा और हल करें तो ये माइनस वाली राशि दोनों उधर ले जाए, तो अपने पास समीकरण बन गई बेटा I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है, ताकि उसको आवेश संरक्षण कैसे बोलेंगे। आपने देखा कि संधि बिंदु पर तीन शाखाओं से धाराएं आई, I1 से आई, I2 से आई, I5 से आई। वो I को ऐसा थोड़ी यहीं रुक जाएगी, ये संधि बिंदु उस धारा को चबा जाएगा, खाने की चीज तो है, तो वो किसी दूसरी शाखा से बाहर निकलेगी। मान लो इन दोनों शाखाओं से वो धारा बाहर निकली, तो जितनी आई उतनी तो बाहर गई। इसी को तो हम आवेश संरक्षण बोलेंगे। धारा के साथ आवेश का प्रवाह होता है, हम ऐसा बोलते हैं। तो जितना आवेश इस संधि बिंदु पे आया उतना ही तो बाहर निकलेगा बेटा। तो इसीलिए इसको आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं कि संधि बिंदु पे जितना आवेश आएगा उतना ही वापस बाहर जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षित होता है, आवेश कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि संधि बिंदु कुछ आवेश को चबा गया, खा गया, इच्छा हो गई उसकी, ऐसा नहीं होता है। जितना आवेश संधि बिंदु पे पहुंचा उतना आवेश संधि बिंदु से बाहर चला गया। आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित, इसलिए इसको आवेश संरक्षण का नियम भी बोला जाता है। क्या ये क्वेश्चन आपको या ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया? संधि नियम, KCL, किरचॉफ का धारा नियम और आवेश संरक्षण का नियम, किसी भी नाम से मुझे ये पहला नियम है, इसको दूसरे की जगह नहीं लिखना है पहली बात, और इतना ही लिखना है एग्जाम में पूछता है तो। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो आपकी किताब में शॉर्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखना आराम से। उसकी वैल्यू तो मुझे ध्यान में नहीं है, पर वो थोड़ा सा परिपथ मेरे दिमाग में है, इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। देखो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक ब्रांच इधर थी, कोई एक ब्रांच इधर थी, एक ऐसे, इसमें से कुछ धारा ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे थी, यहां से कुछ धारा आ रही है, इसमें यहाँ x लिखा हुआ, यहाँ से 1 एम्पियर आई, यहाँ से 2 एम्पियर आई। आपसे पूछा है x, इसमें से 1.5 एम्पियर इधर चलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ y, इसमें से 0.5 एम्पियर इधर चलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ z। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x, y, z के मान बताओ। इस टाइप का कोई एग्जांपल है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। x, y, z के मान पूछा है, तो सबसे पहले देखो मैं x फाइंड आउट करता हूँ। इस संधि बिंदु को देखो, इस पे धारा इधर से 1 एम्पियर आ रही है, इधर से 2 एम्पियर आ रही है। x का मान बोलो 1 + 2, आने वाली धारा 1 + 2, जाने वाली धारा x, तो x का मान कितना हो गया 3 एम्पियर, करेक्ट। अब देखो ये 3 एम्पियर इस संधि बिंदु पे है, उसमें से 1.5 एम्पियर इधर चली, इधर कितनी गई, तो x बराबर 1.5 + y, x बराबर 1.5 + y, समझ में आ गए।
आने वाली धारा इस संधि बिंदु पे x, जाने वाली 1.5 और y, x का मान 3 तो 1.5 प्लस y का मान कितना आ गया बेटा 1.5 एम्पियर, y का मान कितना आ गया 1.5 एम्पियर इस संधि बिंदु पे है, इधर 0.5 गई तो इधर कितनी बची 1 एम्पियर। z का मान समझ में आ गया, y इक्वल्स टू 0.5 प्लस z, y का मान है 1.5 इक्वल्स टू 0.5 प्लस z, देन z कितना हो गया बेटा 1 एम्पियर। सॉल्व करने से z का मान कितना आ गया 1 एम्पियर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है एक नंबर, बहुत आसान होता है, कोई समस्या आएगी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो आपको संधि नियम दिमाग में रखना है। कौन सा नियम याद रखना बेटा संधि नियम, और संधि नियम ऐसा ही होता है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, दिमाग में फिट रखो कोई टेंशन नहीं। जैसे आपने देखो संधारित्रों का या सेलों का समांतर क्रम संयोजन किया था, तो संधारित्रों के या प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो हमने जो सेल जोड़ा था उससे आई धारा निकली थी और वो तीन धाराओं में बटी I1 I2 I3, तो आपने लिखा था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आने वाली धाराओं संधि बिंदु पे आई थी और जाने वाले I1 I2 I3 तीनों का योग I के बराबर लिखा था कि नहीं लिखा था? क्या संधि नियम वहां काम में ले लिया था आपने? बिल्कुल ले लिया था, और अब भी वही है, अलग थोड़ी है। वहां पे हमने बोला नहीं था कि ये संधि नियम है, अब हमें समझ में आ गया कि वहां पे हमने संधि नियम ही काम में लिया था। संधारित्र में हमने आवेश का बंटवारा किया था, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, याद करो कुछ समांतर क्रम संयोजन में Q1 Q2 Q3 तीन आवेशों में बटा था, टोटल आवेश Q आ रहा था, तो वो भी तो आपका एक इस टाइप का कोई नियम ही है, संधि नियम ही है। पहला नियम क्लियर हो गया, इससे अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे थे। नेक्स्ट दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, केवीएल किरचॉफ का वोल्टा नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। तीन नाम जैसे आपने पहले नियम के दिए वैसे ही दूसरे नियम के भी तीन नाम, ठीक है? दो उसके निकनेम है और एक उसका असली नाम है। दूसरा नियम किरचॉफ का दूसरा नियम, और दो उसके निकनेम है। देखो दूसरा नियम किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, ध्यान से देखो, ये तो उसका असली नाम है, निकनेम बोलो किरचॉफ का वोल्टा नियम, किरचॉफ का वोल्टा नियम, और तीसरा इसका नाम है निकनेम ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तीन नाम समझ में आए? पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम होता है, दूसरा ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको किरचॉफ का वोल्टा नियम बोलते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे इसको केवीएल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा केवीएल। और जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसको हम केवीएल के नाम से भी जानेंगे या ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी हम जानते हैं। बहुत इजी सा नियम। नियम सुनो, इसमें हमें लूप काम में लेना, तो हम नियम लिखेंगे किसी बंद लूप के या किसी बंद लूप में वोल्टताओं, अगर आपका सेल होगा वहां पे तो उसकी वोल्टता की बात होगी, वोल्टताओं इसका मतलब एक से ज्यादा सेल हो सकते हैं, तथा वोल्टता पतन, वोल्टता पतन कहां होगा? प्रतिरोध के सापेक्ष। अगर किसी प्रतिरोध में आई धारा बह रही है तो IR V बराबर IR वोल्टता पतन हो गया। तो मैंने लिखा किसी बंद लूप में वोल्टताओं तथा वोल्टता पतन का बीजगणितीय योग, अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो तो मैं सिखाऊंगा आपको लूप लगाने। बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा? शून्य होता है। जैसे देखो मैं वोल्टता को तो निर्देशित कर दूं V से और वोल्टता पतन को लिख दूं मैं IR। प्रतिरोध में धारा I बह रही है तो वोल्टता पतन IR, और वोल्टता को अपन V से निर्देशित करेंगे। तो इसके हिसाब से समीशन ऑफ V प्लस IR बराबर 0। समीशन ऑफ V प्लस IR बराबर 0, जो आपने स्टेटमेंट लिखा उसके हिसाब से यही सूत्र होगा। किसी बंद लूप में वोल्टताओं तथा वोल्टता पतन का बीजगणितीय योग शून्य होता है, V प्लस IR बराबर 0, ऐसा लिखोगे ना, यही लिखा जाएगा। अब देखो ये तो आपने नियम लिख लिया, ये लूप के अंदर काम में लेना है। अब लूप कैसे लगाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नियम तो आपको आ गया,
किसी बंद लूप में वोल्टाओं एवं वोल्टा पतन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब वो कितने प्रतिरोध उसमें लगे हैं, कितने सेल हैं, उन पे डिपेंड करता है। कौन सी वैल्यू प्लस होगी, कौन सी वैल्यू माइनस होगी, वो सीखी जाएगी जब हम लूप नियम लगाना सीख लेंगे बेटा। जब हम क्या सीख लेंगे, लूप नियम लगाना। अब लूप को कैसे हम अप्लाई करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सिखाता हूं आपको। देखो बेटा जी, लूप कैसे लगाना है वो देखो। लूप लगाने का नियम, इसी में टॉपिक है लूप लगाने का या लूप नियम लगाने का नियम। देखो नियम कैसे हम सीखते हैं, कितना इजी होता है, आसान होता है। हम एक छोटा सा परिपथ लेके सीखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक परिपथ है जिसका प्रतिरोध R1 है, इसमें एक प्रतिरोध R1 जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध R2 जुड़ा हुआ है, और भी लेंगे, एक और लेंगे, श्रेणीक्रम संयोजन जैसा ही ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा फटाफट अच्छे से क्लियर होगा। इसको एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ये लो साहब 20 वोल्ट की बैटरी से भी जोड़ दिया। इससे धारा निकली, विभवांतर कितना था V, इससे धारा कितनी निकली I। श्रेणीक्रम में धारा बराबर होती है सब में, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I। अब देखो लूप लगाना है अपने। लूप दो दिशाओं में लगाया जा सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त दिशा में भी लूप लगा सकते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में भी लूप लगा सकते हैं। जनरल है, आप जैसे लगाना चाहो वैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेल में तो प्लस माइनस पता होता है कि बड़ा वाला टर्मिनल प्लस, छोटा वाला माइनस होता है। क्या प्रतिरोध में भी प्लस माइनस होता है? नहीं होता है। बट अगर मैं यहाँ पे विभव पतन की बात करूं तो वो प्लस माइनस में होगा, और उसको कैसे चेक करेंगे कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है? तो हमेशा याद रखो धारा की दिशा में अगर प्रतिरोध में जिस सिरे से धारा प्रवेश कर रही है वो सिरा हमेशा प्लस, और जिससे बाहर निकल रही है वो माइनस। धारा की दिशा ऐसे है ना, तो ये प्लस और ये माइनस। अब मैं इसकी बात करूं, इसमें भी ऐसे जा रही तो ये प्लस होगा इसके लिए और ये माइनस, ऐसे इसमें ये प्लस और ये। तो आपने ध्रुवता लिख ली सबकी, प्रतिरोध में भी लिख दी ध्रुवता। प्रतिरोध में कैसे लिखी जाएगी? धारा की दिशा में, जहां से धारा प्रवेश करेगी, जहां धारा घुसेगी वो प्लस, जहां धारा बाहर निकलेगी वो माइनस। तो इसमें देखो R1 R2 R3 में तीनों में एक ही दिशा में प्रवेश कर रही है, तो सबसे पहले प्लस प्लस आगे, और जहां से बाहर निकल रही है वो माइनस आगे। जनरल बात है। अब लूप जो है वो मैं दक्षिणावर्त भी लगा सकता हूं और वामावर्त भी लगा सकता हूं। तो एक बार मैं सोचूं कि मैं इस दिशा में लगूं, ये कौन सी दिशा हुई? दक्षिणावर्त। इसको जैसे मैंने फर्स्ट लूप बोल दिया तो फर्स्ट लिखूंगा इसके बीच में, ये डायरेक्शन जरूर दिखाएंगे। या फिर आप बिंदु ले लो A B C D A, ऐसे लिखोगे A B C D A। अगर दक्षिणावर्त लगा रहे हो, वामावर्त लगा रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे A D C D A, ठीक है ना। सबसे बेस्ट यही होगा कि ऐसे एरो लगा दो, उससे पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा में हम क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में लूप लगा रहे हैं। तो अपन सीधा सीधा लिखेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे भाई साहब, अपलाइन शॉर्ट में KVL। कौन सा लूप है? फर्स्ट अप्लाइंग KVL। नियम कौन सा? सेकंड किरचॉफ वोल्टा नियम इन लूप फर्स्ट। ये लिखना जरूरी है। कहां लूप लगा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा लूप लेकर चल रहे हो। ये फर्स्ट लूप है। आप ABCD लिखने के बजाय ऐसे लिख लो, ज्यादा इजी है। तो अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट, ये लैंग्वेज लिखना जरूरी है। आप अंग्रेजी में लिखो, बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम में, ठीक है ना, कुछ नंबर एक्स्ट्रा ही देते। अब अपन स्टार्ट होते हैं। हमारे इसमें 4 अवयव है, 1 वोल्ट बैटरी है और 3 प्रतिरोध है। अपन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज बैटरी से स्टार्ट करते हैं, इसका वोल्ट था और यहाँ पे तीनों पे वोल्ट का पता बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, वैसे ही कुछ आएगा। जैसे अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइनस से प्लस, चिन्ह का नियम, चिन्ह का ध्यान में रखना है। अगर आप एक बार बाद वाला चिन्ह कंसीडर कर लेते हो ना, तो पूरे परिपथ में बाद वाला चिन्ह ही लेना है। जैसे आप ऐसे कर रहे हो तो बाद वाला चिन्ह क्या आपका प्लस, प्लस इसका विभवांतर या वोल्टता कितनी है V, इसका काम कंप्लीट। आगे आओ, प्लस से माइनस, बाद वाला चिन्ह माइनस है, चिन्ह लगा दो चुपचाप। धारा कितनी बह रही है I, प्रतिरोध कितना है R1, वोल्टता पतन कितना हुआ IR1। क्लियर? अगले परिवर्तन में आओ, अगले अवयव प्लस से माइनस, अगला चिन्ह क्या है? माइनस, बिल्कुल माइनस। धारा कितनी है इसमें I, प्रतिरोध R2, वोल्टता पतन कितना हुआ IR2। फिर तीसरे पे आओ, प्लस से माइनस, चिन्ह माइनस,
धारा I प्रतिरोध वोल्टताओं एवं वोल्टता पतन का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो तो अपन लूप नियम से सीखते हैं। जीरो हो गया। अब आपको इस परिपथ में एक्चुअल में सपोज I सॉल्व करनी थी, तो I के लिए अपन तीनों को क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, V को इधर रखेंगे तो V बराबर, फिर I कॉमन में ले लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। याद करो जब अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन किया था तो ऐसी समीकरण बनी थी। ये देखो डायरेक्ट मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ से I के वैल्यू अगर आपको पता करनी हो तो V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 वो क्या है इस परिपथ का इक्विवेलेंट प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। हम धारा ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, एक्चुअल में हमें ज्यादातर धारा ही ज्ञात करनी होती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि धारा ऐसे हमने ज्ञात करी। नहीं मेरी इच्छा हुई सर मैं तो दक्षिणावर्त नहीं आया मेरे दिमाग में, तो वामावर्त आया, मैं तो नहीं लगाऊंगा दक्षिणावर्त, मैं तो क्या लगाऊंगा वामावर्त, मैं तो ऐसे चलूंगा। ये लूप फर्स्ट ही आपका ना, मैं तो वामावर्त लगाऊंगा, मेरी इच्छा हो गई। अब बताओ वामावर्त लगाओगे तो ऐसे चलोगे आप, ऐसे ही लिखोगे अप्लाइंग केवीएल इन लूप फर्स्ट, समीकरण बोलो यहीं से स्टार्ट करो, ऐसे चल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, उल्टा प्लस से माइनस, माइनस का भी वोल्टता, यहां आ जाओ माइनस से प्लस, प्लस धारा I प्रतिरोध R3, माइनस से प्लस, प्लस I R2, माइनस से प्लस, प्लस I R1 बराबर 0। V को उठा के उधर ले जाओ, I के लिए हल करो, समीकरण क्या वही आ गई जो पहले आई थी, I की वैल्यू वही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। वोल्टाओं एवं वोल्टा पतन का बीजगणितीय योग शून्य, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है, वामावर्त लगाओ चाहे दक्षिणावर्त लगाओ आंसर सेम ही आएगा। इंपॉर्टेंट है चिन्ह, चिन्ह नियम, कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है। हमने कंसीडर किया कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं तो ध्रुवता का सेकंड वाला चिन्ह लेते हैं, कि जैसे हमने क्लॉकवाइज की बात करी थी तो ऐसे चले थे, तो माइनस से प्लस बाद वाला चिन्ह लिया, इसमें भी माइनस लिया, इसमें माइनस लिया, इसमें माइनस। जब हम ऐसे चले तो इसमें बाद वाला, ऐसे जा रहे हैं तो माइनस प्लस प्लस प्लस, कभी गलत नहीं होगा। आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा लूप लगाना। अब इसका एक जनरल क्वेश्चन करते हैं, अपन एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि अपने को कुछ आया क्या। ठीक है, मैं एक परिपथ बनाता हूँ छोटा सा, और सीबीएसई में वो क्वेश्चन जनरल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आरबीएसई में तो फिर भी कम आता है न्यूमेरिकल, इससे आरबीएसई में जो क्वेश्चन आएगा वो आगे से पूछता है, पर ये नियम आने चाहिए, लूप नियम और संधि नियम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैं एक जनरल क्वेश्चन कराता हूँ एग्जांपल। देखो आपके पास एक सेल है प्लस माइनस जिसका विद्युत भाग बल 10 वोल्ट है सपोज, इसके साथ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है यहाँ पे 2 ओम का। फिर नेक्स्ट परिपथ लिया मैंने, सपोज यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी मैंने प्लस माइनस, ये मैंने 20 वोल्ट की जोड़ दी, इसके साथ जो प्रतिरोध था या यहाँ पे जो हमने प्रतिरोध ले रखा है सपोज 5 ओम है, ठीक है, ऐसे है। चाहो तो और प्रतिरोध जोड़ सकते हो, यहाँ पे जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, बाकी ठीक है बाद में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक जो परिपथ है वो मैंने ऐसे जोड़ दिया, सेलों का समांतर क्रम संयोजन याद आ गया होगा, वैसे ही क्वेश्चन है 5 ओम या कुछ और ले लो, इसको 3 ओम ले लो, 5 ओम ले लो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, मुझे धाराएं दे रखी है, सपोज इसमें से धारा निकली I1, इसमें से निकली I2, दोनों चुपचाप आके संधि बिंदु पे मिल गई और इसमें कितनी हो गई I। अब अपने को I1 I2 तथा I का मान ज्ञात करना है, I1 I2 तथा I का मान, या इसको मैं I3 बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ I3। मुझे ज्ञात क्या करना है सवाल में, I1 का मान ज्ञात करना है, I2 का मान ज्ञात करना है और I3, इन तीनों के मान ज्ञात करना है, I1 I2 I3 के मान ज्ञात करना है। ऐसा कोई परिपथ है। अब इसमें आपको किरचॉफ के नियम काम में लेने, इसके नियम काम में लेने बेटा किरचॉफ के नियम। तो मेरे पास देखो इसके 2 तो लूप बन रहे हैं और एक ये संधि बिंदु स्मॉल a मान लो। तो सबसे पहले तो हम संधि बिंदु A पे KCL अप्लाई करेंगे, तो अपन शॉर्ट में लिखेंगे अप्लाइंग, एक समीकरण तो ये आ जाएगा आपके पास, अप्लाइंग KCL एट नोड, उसको संधि बिंदु को अंग्रेजी में बोलते हैं नोड, स्मॉल a, जो भी आपने लिया, मान लिया कंसीडर कर लिया, ये क्या होगी समीकरण, आने वाली धारा I1 प्लस I2 जाने वाली I3, समीकरण हो गई I1 प्लस I2 बराबर I3, समीकरण संख्या 1, इसमें कोई समस्या। अब अपने पास 2 लूप है, ये रहा
दोनों में केवीएल लगा लो, जो मर्जी जिस दिशा में लगाओ। मैंने दोनों में एक ही दिशा में लगा लिया ऐसे, या उल्टा लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे लूप लगा लिया, इसको लूप मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको मैंने लूप बोल दिया सेकंड। और अब दोनों में लूप लगा के दो समीकरण निकाल लो। आपके पास तीन अज्ञात राशि है, तीन समीकरण आ जाएंगी, ज्ञात कर लेते हो, गणित सिंपल। मैं बोलूंगा अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। पहले अपन ध्रुवता की बात कर लेते हैं, फिर लूप लगा लेते हैं। देखो ध्रुवता, इसमें धारा ऐसे बह रही है, ये प्लस माइनस सही था, धारा ऐसे जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस। इसमें धारा ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस। इसमें धारा ऐसे जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस। धारा की दिशा में प्लस माइनस समझ में आ गया, जहां जिस प्रतिरोध में धारा जहां से घुस रही है वहां प्लस, जहां से बाहर निकल रहे हो माइनस, वही तो किया है। अब लूप फर्स्ट की बात करो, अप्लाइंग केवीएल इन लूप फर्स्ट। सोचो कहां से स्टार्ट करना है। इस लूप फर्स्ट में अपने पास चार अवयव है, दो सेल है, दो प्रतिरोध है। आप जहां मर्जी वहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 ओम प्रतिरोध, धारा कितनी I1, इसमें से I1 ही बह रही है ना, प्लस से माइनस, ऐसे ले रहे हैं ना लूप अपन, ऐसे तो प्लस से माइनस माइनस, प्रतिरोध 2 ओम, धारा I1, आप लिखोगे 2I1। फिर माइनस से प्लस, वोल्ट कितना है 10, केवल प्लस का 10 लिखोगे, ऐसा नहीं इसके साथ में 10I1 लिख दोगे, वोल्ट का ना 10 वोल्ट, वोल्ट मात्रक भी नहीं लिखना आपको, केवल 10 लिखना है। ऐसा नहीं 10 भी लिख दो, वो भी गलत है तरीका लिखने का, आपको केवल 10 लिखना बेटा है। क्लियर? फिर आए घूम फिर के यहां के प्लस से माइनस, कितना होगा माइनस का 20। क्लियर? फिर माइनस से प्लस 5, धारा कितनी है इसमें I2, प्लस का 5I2 बराबर 0। लूप खत्म। लूप में 4 अवयव होते हैं फर्स्ट लूप, ऐसे नहीं सेकंड को भी देखने लगे, केवल इसी को देखना है। ऐसे चले हम क्लॉकवाइज, कौन सी दिशा है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब लूप लगाया आपने इसमें तो यहां से चलिए, पहले इसके लिए देखा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। इसको थोड़ा हल करो, इसको और इसको इधर लिख लो, ये सॉल्व करके ऊपर लिख लो। माइनस का 2I1 प्लस 5I2 बराबर प्लस 10 माइनस 20, माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो गया, समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार अप्लाइंग KVL इन लूप सेकंड। सेकंड लूप की बात कर रहे हो, ये रहा। कैसे लगा रहे हो? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में। कहीं से स्टार्ट करो, यहीं से करो, प्लस से माइनस, 3 अवयव है इसमें, 2 प्रतिरोध 1 सेल, प्लस से माइनस माइनस, धारा I2, प्रतिरोध 5 ओम, 5I2। देखो इस लूप के लिए अलग मान लिखा था प्लस 5I2, इसके लिए माइनस 5I2, क्योंकि धारा की दिशा चेक करो, लूप लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो चेक करो। प्लस से माइनस, ऐसे चलते तो माइनस, फिर माइनस से प्लस, प्लस कितना वोल्ट है 20, फिर प्लस से माइनस माइनस, 5I3 बराबर 0। I2 I3 वाली टर्म उधर ले जाओ, तो आपके पास समीकरण आ गई 5I2 प्लस 5I3 बराबर 20। 5 चाहो तो इसमें 5 को ऊपर लेके काट सकते हो, तो ये समीकरण क्या बन जाएगी I2 प्लस I3 बराबर 4, समीकरण संख्या 3। अब आपके पास 3 अज्ञात राशियां हैं और 3 समीकरण, कैसे भी ज्ञात कर लो जो अच्छा लगे आपको, ठीक है ना, मान आ जाएगा। डायग्राम हटा रहा हूं, समीकरण रख रहा हूं और अब उनसे I2 I3 I1 I2 I3 के मान ज्ञात कर लेते हैं। ये वाले समीकरण I1 I2 I3 में, ये वाले समीकरण I1 I2 में, ये समीकरण I2 I3 में। क्या करना है हमें क्या करना है भाई, एक काम कर सकते हैं, यहां से अपन I3 की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, या I1 I2 के रूप में आ जाएगी, या फिर यहां से I3 की वैल्यू यहां पुट कर दो। समीकरण 1 व 3 से, थोड़ा सा बड़ा जरूर होता है बट इजी होता है। 1 व 3 से आपने I3 की वैल्यू वहां से पुट कर दिया, I1 प्लस I2, समीकरण क्या बन गई तीसरी, I1 प्लस 2I2, I2 पहले से था, एक I2 है बराबर 4, समीकरण संख्या 4। अब समीकरण 2 व 4 को देखो, समीकरण 2 व 4 से ये I1 प्लस 2I2 बराबर 4, ये माइनस 2I1 प्लस 5I2 बराबर 10। एक काम करो, इसको 2 से गुणा करके पूरी समीकरण को उसमें जोड़ दो। इसको 2 से गुणा करेंगे ना तो 2I1 प्लस 4I2 बराबर 8, और उसको जोड़ दो, माइनस का 2I1 प्लस का 5I2 बराबर 10।
जोड़ने पे ये कटा, 4 और 5 9, 9 I2 बराबर 10 और 8 18। I2 का मान कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर। I2 का मान 2 एम्पियर किसी भी एक समीकरण में रख लो, इसी में रख लो वापिस पीछे वाली। I2 का मान 2 एम्पियर रखो, I1 का मान आ गया कितना आएगा I1 प्लस 2 इंटू I2 का मान कितना हो गया 2 एम्पियर बराबर 4। सही तो लिखा है? कितना हो गया I1 0 एम्पियर। उस सेल से जो धारा आई वो कितनी आई 0 एम्पियर। I3 कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, I3 बराबर 2 एम्पियर। ये आंसर है। इस तरह से हम I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।